नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत प्रेमी अनुरागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम जो कुछ भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बार बार आप कहते हैं कि हमें इसके नोट्स वगैरह चाहिए, ऑनलाइन व्याख्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। तो अब हम सबको जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्याख्यात्मक वीडियो, साथ ही पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स और ई बुक, प्रिंटेड नोट्स, ये सारी सामग्री यदि आप चाहते हैं तो आप संस्कृत सरस्वती ऐप मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें। विस्तार पूर्वक से जो सामग्री आप यहां पढ़ रहे हैं उसकी सारी की सारी प्रिंटेड, ई बुक, ई नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज का वीडियो हम देखते हैं। वीडियो के अंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और अब बेहतर हम आगे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारि सारि परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां चलिए दोस्तों, अब हम प्रारंभ करते हैं संधि के प्रसंग में। तीसरी संधि, सबसे पहले हमने देखा स्वर वर्ण को संधि कार्य करना स्वर संधि था, व्यंजन वर्ण को संधि कार्य करना व्यंजन संधि था। तीसरा संधि का प्रसंग होता है जिसमें हम विसर्ग के स्थान पर संधि कार्य करते हैं और इसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। तो संधि का तृतीय जो भाग है जिसका नाम हम पढ़ेंगे उसका नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि नाम से ही पता चल रहा है, मैंने बोला कि जैसा काम वैसा नाम। इसका मतलब याद रखिएगा कि विसर्ग संधि में हमेशा जो भी कार्य किया जाएगा वो बताइए किसको किया जाएगा, विसर्ग को किया जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि विसर्ग के स्थान पर जब हम कार्य करते हैं तो विसर्ग की स्थिति क्या रहती है। याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि विसर्ग हमेशा किसका आश्रय लेकर आती है, स्वर का। तो निश्चित रूप से 100% विसर्ग से पहले आपको क्या मिलने वाला है, स्वर। दूसरी बात, इस विसर्ग के बाद में हो सकता है कि आपको कोई स्वर वर्ण मिले या फिर हो सकता है कि आपको कोई व्यंजन वर्ण मिले, क्योंकि विसर्ग के बाद तो स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन विसर्ग से पहले 100% स्वर वर्ण ही मिलता है, क्योंकि स्वर का आश्रय लेकर ही विसर्ग आती है। कभी भी व्यंजन का आश्रय लेकर विसर्ग आती नहीं। तो इस विसर्ग की जो स्थिति होगी विसर्ग संधि में, वहां पहले तो आपको मिलेगा स्वर और उसके बाद मिलेगा आपको या तो स्वर या फिर मिलेगा आपको कोई ना कोई व्यंजन। अब विसर्ग संधि से पहले कौन सा स्वर हो या किसी स्वर के रहने पर या फिर उसके बाद में रहने वाले किसी भी प्रकार के वर्ण की दशाएं बदलने पर, आगे यदि मान लीजिए अ हो, पीछे ई हो तो क्या हो, आगे मान लीजिए यदि आ हो, पीछे कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा पहला दूसरा, तो क्या हो। तो इन दशाओं के बदलने से विसर्ग संधि में विसर्ग के कार्य भी बदलते रहते हैं। तो सामान्य परिभाषा यदि मैं कहूं तो हमारी परिभाषा हो जाएगी कि विसर्ग को संधि कार्य करना विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग को संधि कार्य करना विसर्ग संधि कहलाता है। लेकिन इसमें हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि विसर्ग संधि में सिर्फ विसर्ग कोई कार्य नहीं किया जाता। कभी कभी जो प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुप्रत्यय आता है उस सुप्रत्यय के स्थान पर भी कार्य किया जाता है और वहां संधि का नाम स्वादि आदि हो जाता है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं कि विसर्ग संधि में हम जैसे हम पढ़ रहे थे ना, स्वर संधि में अलग अलग स्वरों की व्यवस्था होने पर अलग अलग संधि के कार्य हो रहे थे। व्यंजन संधि में योग संधियां भी हो जाती हैं, कई बार आदेश विकार संधियां, आगम भी होते रहते हैं। वैसे ही विसर्ग संधि में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और उन सभी कार्यों के आधार पर, किनके आधार पर, कार्यों के आधार पर हम सीखने के लिए संधि के विसर्ग संधि वाले पार्ट को 5 भागों में बांट सकते हैं। याद रखिएगा, ये सिर्फ समझने के लिए, हालांकि भेद भी आप इनको कह सकते हो, लेकिन हम यहाँ केवल समझने के लिए 5 भाग कर रहे हैं, क्योंकि संधि के मुख्य भेद वैसे 3 ही कहे गए, फिर भी मैं इनको 5 में बांट रहा हूँ।
5 भागों में बांट सकते हैं ताकि हम इनको 5 भागों के हिसाब से बढ़िया सीख सके। कितने भागों में बांट सकते हैं हम इनको? 5 भागों में बांट सकते हैं, जो आपकी विसर्ग संधि के भेद भी हैं, बांट सकते हैं। वैसे विसर्ग संधि में सामान्य जो है 3 मुख्य भेद पाए जाते हैं, मैं 2 और बढ़ा के ले रहा हूं। इसका मतलब टोटल आपको 5 पार्टों में मैं इसको दिखाने का प्रयास करता हूं। अब विसर्ग संधि में आप विसर्ग को कौन कौन से कार्य करने वाले हो, विसर्ग कार्यों के आधार पर मैंने आपको बताया कि मैं इसके 5 भाग करने वाला हूं। सबसे पहले चर्चा करते हैं साहब। सबसे पहले याद रखिएगा, विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर दंत स का आदेश किया जाता है। विसर्ग के स्थान पर दंत स का आदेश किया जाता है। जैसा काम वैसा संधि में नाम। बताइए, आपने स बनाया ना, तो फिर इस संधि का नाम क्या हो जाएगा? सत्व विसर्ग संधि हो जाएगा। तो पहला काम तो हम ये करेंगे। बोला ये कैसे होता है? तो आइए हम सीखते हैं। जैसे बहुत सीधा उदाहरण लेते हुए चलता हूं ताकि आप संस्कार में संधि नहीं भी पढ़े हों तो आपको याद होगा, ध्यान में आ जाएगा। नमः प्लस ते विसर्ग है। विसर्ग का जब रूप हम मिलाते हैं, दोनों वर्णों में हम संधि कार्य करते हैं। विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण त है, उनको मिलाते ही वहाँ क्या बनता है? नमस्ते। तो वास्तविक रूप से हमने क्या किया? विसर्ग को क्या बना दिया? हमने स बना दिया। जरूरी नहीं है कि विसर्ग को सही बनाया जाए। कभी कभी हम देखेंगे विसर्ग के स्थान पर कुछ और कार्य भी होते हैं। जैसे विसर्ग के स्थान पर कभी कभी आप देखेंगे रू हो जाता है। रू वास्तव में जो है क्या बसता है वहां रू में? रा। तो हम थोड़ा जिस स्तर पर हम चर्चा कर रहे हैं, रीट में या सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, समकक्ष जो परीक्षाएं हैं, प्राइमरी टीचर्स की अनिवार्यता के लिए जो परीक्षाएं हैं, उनमें हम सीधा यूं कह देते हैं कि वह विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? र हो जाता है। लेकिन वास्तव में तो आपका वर्ण रू था ना, तो जब स नहीं करोगे तो वहां रू हो जाएगा और उस संधि का नाम हो जाएगा ऋत्व विसर्ग संधि। नाम हो जाएगा उसका ऋत्व विसर्ग संधि। आइए उदाहरण से चर्चा करते हैं। जैसे हम सब चाहते हैं बड़ों का आशीहि प्लस बादह। क्या चाहते हैं हम? आशीहि प्लस बादह। चलिए दोनों को मिला दूं मैं, बताइए शब्द बन जाएगा। इसको आपने खूब प्रमुखता से पढ़ा भी है। संधि का नियम आए चाहे नहीं है, लेकिन हमको ये तो पता है कन्फर्म कि आशीहि प्लस बाद को मिलाने पर आशीर्वाद बनता है। विसर्ग था, वह हल वर्ण था। ये देखिए विसर्ग के स्थान पर क्या बन गया? र। आधे र की जो स्थिति होती है वो आगे वाले वर्ण पर, व्यंजन वर्ण पर ऊपर बैठ जाता है। कभी कभी हम देखेंगे कि विसर्ग के स्थान पर रू नहीं होता। कभी कभी हम देखेंगे विसर्ग के स्थान पर हो जाता है उ, यानी होने की प्रक्रिया अलग होती है। सु आदि को र होता है, रू होता है, और उस र के स्थान पर उ होता है। लेकिन हम सीधा पढ़ रहे हैं स्तर पर कि उस विसर्ग के स्थान पर आपको क्या दिखाई देगा? रू, उ। और बताइए उ करोगे तो संधि का नाम क्या हो जाएगा? उत्व विसर्ग संधि या उत्व संधि। इसी उत्व संधि का आगे जाकर के जब हम नाम पढ़ते हैं तो इसी को हम स्वादि संधि भी कहते हैं, क्योंकि ये उ वास्तव में विसर्ग के स्थान पर नहीं हो करके, विसर्ग के स्थान पर नहीं कह करके सु का जो र स का जो रू बनाया उस रू के ए को होता है। आइए जैसे सीधे उदाहरणों में मैं ले जाता हूं जो आपने विशेषकर पढ़े होंगे। 2 प्रकार से होता है, आगे हम पढ़ेंगे, अभी हम सीधा लेते हैं। जैसे मनश प्लस रहता है। देखो मैंने विसर्ग नहीं लिखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई गलत यहाँ लिखूंगा। जैसा हम पढ़ेंगे वैसा ही लिखा है, इसको आप विसर्ग के जैसा ही माने। तो आगे यहाँ स को यानी सु के जो स है उसको र होकर के फिर उ हो जाता है, तो हम करेंगे यहाँ पर मनोरथा। तो स के स्थान पर क्या देख रहे हैं आप? उ देख रहे हैं ना। हालांकि जब संधि विच्छेद करते हैं, मान लीजिए आप मनः नहीं रखते हैं, कभी कभार परीक्षक में वहाँ परीक्षक मनस नहीं कर करके मना कर देता है, लेकिन मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि मनः और मनस दोनों आ जाए तो फिर हम मनस को करते हैं। इस संधि में वास्तव में विसर्ग को उकार्य नहीं होता। इस संधि में सु का जो स है ना उसको संधि कार्य होता है, इसलिए इस संधि का वास्तविक नाम आगे जाकर उत्व संधि के साथ साथ में सु आदि को होने वाली संधि स्वादि संधि भी हो जाता है, जिसको भट्टोजी दीक्षित ने अलग से संधि का नाम दिया है कि भैया ये विसर्ग के स्थान पर नहीं होकर के और के स्थान पर होता है, इसलिए इसको हम स्वादि संधि के नाम से भी जानते हैं। हालांकि प्रसंग बस आगे हम देखते हैं तो ऋतु भी उसी का प्रकरण होता है। नंबर 4, कभी कभी हम क्या करेंगे? विसर्ग का लोप ही कर देंगे, यानी विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप। ये विसर्ग है, लीजिए साहब विसर्ग का क्या कर दिया मैंने? लोप कर दिया। विसर्ग को गाय भी कर दिया, हटा, सावन की गठा कर दिया। जैसे पढ़ा होगा आपने जरूर। उदाहरण के लिए जैसे हम पढ़ते हैं अतः प्लस एव, पढ़ा होगा, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी हैं। उन किताबों में आपने देखा होगा कि अतः एव लिखा होता है, यानी यहाँ पर अतः के बाद विसर्ग नहीं होती, उसका क्या हो जाता है? वास्तव में लोप हो जाता है। नियम हम पढ़ेंगे आगे
कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ से भिन्न कोई स्वर हो, चाहे आ हो, चाहे ई हो, चाहे ऊ हो, वहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है। घनः इव श्यामः कर्मधारय समास में आप पढ़ते होंगे, वहाँ घनः के बाद आपने कभी विसर्ग ही नहीं देखी होगी। कारण है कि इव में विपरीत स्वर ई है, इसलिए उसका लोप हो जाता है। जहां विसर्ग का लोप कर दे तो संधि का नाम ही क्या हो जाएगा? विसर्ग लोप संधि हो जाएगा। लीजिए साहब, ये विसर्ग लोप संधि हो गई। अब कभी कभी क्या होता है कि विसर्ग लोप करने के बाद दीर्घ का कार्य भी साथ के साथ हो जाता है। ऐसी संधि के प्रसंग जिसमें विसर्ग लोप तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन विसर्ग लोप के साथ साथ में दीर्घ का कार्य भी किया जाता है, तो मैं कहूंगा विसर्ग लोप, और सीखने के लिए साथ में क्या जोड़ दूं मैं? दीर्घ। इस संधि का नाम हम सीखने के लिए क्या पढ़ेंगे? विसर्ग लोप दीर्घ संधि। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि विसर्ग जो होगा उसका लोप तो होगा ही होगा, इसके अलावा जो आगे वाला स्वर होगा उस स्वर को जो स्वर पाया जाएगा ए ई और उ, आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में, उस स्वर को दीर्घ का कार्य भी हो जाता है। ऐसी संधि का नाम बताओ, क्या हो जाएगा? विसर्ग लोप दीर्घ संधि हो जाएगा। आइए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हो, जैसे हरिर प्लस रम्य है, यहाँ विसर्ग का रूप हम मानते हैं, लेकिन प्रक्रिया जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हरिर प्लस रम्य ऐसा हम सीखेंगे, और वहाँ दो रह होने पर या आगे विसर्ग होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हुआ तो हरि में क्या बचता है? हरि, और वो विसर्ग लोप होने पर आगे वाला जो स्वर है ई, उसको दीर्घ कार्य भी साथ के साथ हो जाता है। तो हरि का रस्व ई क्या हो गया? दीर्घ हो गया, और पीछे क्या बचा है? रम्य, हरि रम्य। मैं ये जो 5 प्रकार से आपको विसर्ग के स्थान पर या सु के स या उस र को होने वाले कार्यों को जो मैं बता रहा हूँ, इसको बताने का मुख्य पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है कि जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो हमें हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ये बात बिठा लेनी है कि भैया विसर्ग को कभी कभी तो हम क्या बनाएंगे? स, कभी बनाएंगे हम रू का र, कभी बनाएंगे विसर्ग को ऊ, कभी कर देंगे विसर्ग का लोप, और कभी कभी लोप करने के साथ साथ आगे वाले स्वर को क्या कर देंगे? दीर्घ भी कर देंगे। इस आधार पर, हालांकि जो संधि के मुख्य भेद होते हैं ना आपके, वो ये 3 ही होते हैं: सत्व करना, रुत्व करना, उत्व करना। ठीक है, वो फिर स्वादि संधि की सब भेद आ गए, सब इसी का प्रोग्राम होता है। तो सब भेद तो मुख्य जो है 3 ही पाए जाते हैं, लेकिन हम सीखने के उद्देश्य से यदि मैं इसके भाग करूं, आपको सिखाने के लिहाज से सरल स्वाभाविक शिक्षण में यदि मैं बात करूं, तो इस संधि कार्य में सामान्य हम 5 प्रकार से कार्य करेंगे। चलिए वापस आ जाइए। यदि मैं कहूं कि विसर्ग के स्थान पर संधि कार्य करना, तो आप कहोगे साहब विसर्ग संधि है, विसर्ग से पहले हमेशा कौन सा स्वर मिलेगा? आप कहोगे साहब विसर्ग से पहले आपको कौन सा वर्ण मिलेगा? तो आप कहोगे स्वर मिलेगा। विसर्ग के बाद बोले स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। कार्यों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर, विसर्ग के स्थान पर होने वाले आदेशों के आधार पर संधि को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में। स बनाएंगे तो सत्व, रू बनाएंगे तो रुत्व, उ बनाएंगे तो उत्व, लोप करेंगे तो विसर्ग लोप, और विसर्ग लोप के साथ दीर्घ करेंगे तो विसर्ग लोप दीर्घ संधि का कार्य भी हो जाता है। चलिए लिखिए इसको एक बार, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हेडिंग डालो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि लिखिए। विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर संधि कार्य करना विसर्ग के स्थान पर संधि कार्य करना विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि कहलाता है। लिखो, विसर्ग से पूर्व सदैव स्वरवर्ण होता है। विसर्ग से पूर्व सदैव स्वरवर्ण होता है। कौन सा वर्ण? स्वरवर्ण होता है। तथा विसर्ग के बाद
स्वर या व्यंजन वर्ण हो सकता है। 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 ठीक है, लिख लीजिए शॉर्टकट में, स्वर विसर्ग प्लस स्वर व्यंजन। स्वर विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन। लिखिए, विसर्ग को होने वाले कार्यों के आधार पर विसर्ग को होने वाले कार्यों के आधार पर विसर्ग को होने वाले कार्यों के आधार पर विसर्ग संधि को 5 भागों में बांट सकते हैं। विसर्ग संधि को 5 भागों में बांट सकते हैं। उसमें लिखिए नंबर 1, सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग, उसमें लिखिए विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। विसर्ग का स, जैसे नमः प्लस ते नमस्ते, नमः प्लस ते नमस्ते। दूसरा है रोत्व विसर्ग संधि। रोत्व विसर्ग संधि, यहां विसर्ग को क्या होता है, रू होता है, लेकिन बचता क्या है, र। विसर्ग को हम क्या करते हैं, रू। वैसे स को होता है, लेकिन हम सीधी जिस स्तर पर संधि कार्य पढ़ रहे हैं अपनी भाषा में, जहां शास्त्र नहीं, भाषा का व्यवहार पूछता है, जहां सूत्र नहीं, उदाहरण पूछता है, तो लिखें आप रू का र। आशीः प्लस वादः आशीर्वादः, आशीर्वादः। लिखो आगे, रोत्व विसर्ग के बाद उत्व संधि। उत्व संधि या स्वादि संधि भी कह लो आप साथ में, या स्वादि संधि। उत्व संधि या स्वादि संधि। लिखें, विसर्ग बराबर हम क्या करेंगे यहां, उ। तो ब्रैकेट में मनः करके आगे लिखे, मनस प्लस रथः। मनः करके लिखे आगे, मनस प्लस रथः बन जाएगा मनोरथः। मनोरथ। आगे लिखेंगे विसर्ग लोप। विसर्ग लोप, यहां विसर्ग का क्या होगा, लोप होगा।
लोप होगा। जैसे अतः प्लस एव, अतः प्लस एव, विसर्ग लोप के बाद क्या देखते हैं आप, अतएव, अतएव, अतएव। फिर लास्ट में है विसर्ग लोप दीर्घ संधि। दीर्घ वो वाला दीर्घ नहीं है जो आपने सवर्ण दीर्घ में पढ़ा था कि आ हो जाता है, ऐसा नहीं, यहां स्वर को दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। विसर्ग लोप दीर्घ, इसमें आप क्या करेंगे, विसर्ग को लोप करेंगे और आगे वाले स्वर को दीर्घ करेंगे। स्वर कौन सा हो आगे हम सीखेंगे। जैसे हरि ही ब्रैकेट में करके आप लिखें हरिर प्लस रम्य, हरिर प्लस रम्य, लोप के बाद क्या बचेगा, हरि रम्य, हरि रम्य, हरि रम्य। ठीक है, हरि रम्य। अब देखो विसर्ग में 5 पार्ट करने से क्या होगा, सुविधा हो जाएगी कि चलो पहला काम हम क्या पढ़ेंगे साहब, विसर्ग को स बनाने का पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे, रू बनाने का करेंगे, कभी ऊ बनाएंगे, कभी विसर्ग का लोप करेंगे और कभी विसर्ग लोप के साथ दीर्घ कार्य भी करेंगे। आओ क्रमानुसार सबसे पहले संधि का नाम, अब मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकते हो ना आराम से कि भाई ये बताओ पहला विसर्ग संधि में कौन सी संधि का कार्य हम पढ़ते हैं, तो कहते हैं सत्व कार्य पढ़ते हैं, सत्व विसर्ग संधि का कार्य पढ़ते हैं, यानी विसर्ग में सत्व वाला प्रोग्राम पढ़ते हैं, तो संधि का नाम हो गया सत्व विसर्ग संधि। बोला इसका सूत्र क्या है, तो दोस्तों सूत्र लिखा है विसर्जनीयस्य सह, सूत्र लिखा है विसर्जनीयस्य स, विसर्जनीयस्य सह, खरी परे विसर्जनीयस्य सह स्यात्। क्या कहता है आपसे, इसी के नियम को हम सीखेंगे। अच्छा इस संधि में आप काम क्या कर रहे हो, तो मैंने अभी आपको बोला है कि विसर्ग रहेगी, विसर्ग को स्थान पर हम कौन सा आदेश करने वाले हैं, सा। जब विसर्ग को स का कार्य किया जाएगा तो संधि का नाम क्या हो जाएगा, सत्व हो जाएगा। कब करें, तो ये सूत्र हमें निर्देश करके कह रहा है, सीधे रूप में हम सीखने का प्रयास करते हैं। आओ सब नियमानुसार इस संधि का नियम क्या है, कब करें हम विसर्ग के स्थान पर स आदेश, तो सीखते हैं। कहते हैं कि साहब यदि मान लीजिए आगे मिलेगी प्लस से पहले हमेशा विसर्ग, ये तो गारंटी है, ये तो शाश्वत सत्य है कि विसर्ग संधि में आगे या तो विसर्ग मिलेगा, स मिलेगा, तो हम सीधा पढ़ रहे तो विसर्ग मिलेगी ना भाई। विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का पहला दूसरा या तीनों से आ जाए, जो खर प्रत्याहार के अक्षर जिनको आप बोलते हो, या तो पहला दूसरा अक्षर आ जाए या फिर तीनों से आ जाए। विसर्ग आगे हो प्लस के बाद में पहला दूसरा और तीनों से हो, तो विसर्ग के स्थान पर दंत से आदेश हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर स होता है, व्यंजन वर्ण है, इसलिए याद रखना आधा ही आएगा, अर्धमात्रिक आएगा, हलंती आएगा। अब मैं आपसे कहूं कि ऐसा प्रोग्राम हमने पहले भी कहीं सीखा है, याद आएगा आपको, जब हम चर्तु संधि पढ़ रहे थे तो वहां पर भी कह रहा था झलाम, झलाम खरी परे चरहस्यु कि झलों को भैया, तो वहां व्यंजन वर्ण था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ तो व्यंजन का काम ही नहीं, यहाँ तो विसर्ग मिलेगी। और वो खर में कौन आ रहे थे, पहला दूसरा और तीनों से आ रहे थे। ऐसी स्थिति में जब आप वर्णों को देखते हो तो फिर वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या करने वाले हो, स। तो वो यदि याद कर रखा हो तो चर्त्व के समान ही कौन सा कार्य होता है विसर्ग में, सत्व। बस यहाँ विसर्ग है तो स बना लो, वहां आपके झल होते थे, यानी 1 2 3 4 होता था, उसको हम पहला बना लेते थे। ये तो आपका हो गया सामान्य नियम। सूत्र के हिसाब से बात करो तो सूत्र क्या कहता है, कहता है कि विसर्ग हो पदांत में, उस विसर्ग के स्थान पर स होता है यदि खर प्रत्याहार का अक्षर पर में हो। बोला साहब ये खर क्या होता है, तो खर तो मैं आपसे पूछूंगा कि खर एक प्रत्याहार है, और ये बताओ कहां से स्टार्ट होगा, ख से। बोला ख से स्टार्ट करो, ख फा छ ठ थ च ट तव का प य, आगे पहला दूसरा अक्षर स स सर, तीन सर। तो इनको हम शॉर्टकट मेथड में पढ़ते हैं। परीक्षा में हमारे इस स्तर पर हम कोई सूत्रों की व्याख्या नहीं पूछता, न कोई सूत्र पूछता है, इसलिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कहाँ होना चाहिए, इस वाले प्रोग्राम में होना चाहिए। तो समझ में आई, विसर्ग के बाद में पहला दूसरा और तीनों स हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। लेकिन क्या, लेकिन
कंडीशन के हिसाब से ये आगे जाकर दंत सकार है, क्योंकि पहले दूसरे अक्षरों में तो आपके कवर के कख भी आएंगे, चवर का चछ भी आएगा, टवर का टठ भी आएगा, टवर का तथ भी आएगा, पावर का पाफा भी आएगा और तीनों स भी आएंगे। और पर में यदि अक्षर मिलें तो कभी कभी किन्हीं वर्णों के साथ योग होने पर कुछ संधियां भी साथ चलेंगी। बोला ऐसे कौन कौन से कार्य होंगे जिनके साथ चलेंगे, तो उनका अभ्यास अब हम करने वाले हैं, बोर्ड पर बने रहिएगा। क्या होगा कि विसर्ग के बाद में जब विसर्ग का योग है, आगे विसर्ग रहेगा, विसर्ग के स्थान पर आप क्या बना लेंगे, स। ये देखिए आपने इसको स बना लिया। अब स का योग मान लीजिए या तो तालव्य शकार के साथ हो या फिर आपका च वर्ग का कौन कौन सा अक्षर हो, च और छ का साथ हो। तो निश्चित रूप से फिर आपको इस दंत के स्थान पर भी बताइए कौन सा स बनाना पड़ेगा, तालव्य श। बात समझ में आ रही है क्या? यानी आपने ये विसर्गता मान लो, इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, एरो से थोड़ा अजीब लग रहा हो आपको, तो यूं बना लीजिए कि पहले यहाँ विसर्ग थी, विसर्ग के स्थान पर पहला दूसरा अक्षर ये मिला और ये आपका तीनों स में आ गया, तो विसर्ग के स्थान पर क्या बनाओगे, स। लेकिन प्रॉब्लम है कि स के बाद यदि स हुआ तो भी तालव्य शकार का योग हुआ, और यदि च और छ है तो भी च वर्ग का योग हुआ। ऐसी दशा में आपने याद किया होगा एक संधि का प्रसंग है और उस संधि का नाम बताओ क्या है, स्तुत्व संधि। और स्तुत्व संधि का साथ में कार्य होने के कारण वो दंत सकार ऑटोमेटिक ही बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तालव्य शकार में। सूत्र याद है ना, तो सुना। नंबर 2, दूसरा कार्य क्या है कि भाई साहब जब विसर्ग आपके पास रहेगी और वहां विसर्ग के स्थान पर आप पहला दूसरा अक्षर होने के कारण दंत सकार बना लेंगे, स है तो भी आप उसको स आदेश करोगे, और यदि मान लीजिए ट और ठ, ट वर्ग के दो अक्षर पहले दूसरे मिल गए तो भी आप उसको दंत सकार बनाओगे। लेकिन दंत सकार बनने के बाद में भी स्थिति हो जाएगी श श की या श ट की और श ठ की, फिर तो हम स को श नहीं छोड़ सकते, फिर तो आपको उस श को आगे कौन सा आदेश करना पड़ेगा, अरे भैया मूर्धन्य शकार आदेश करना ही पड़ेगा। ये आपकी एक और संधि का अवान्तर साथ में सहयोग मिलेगा, उस संधि का नाम है जो ऊपर वाली की बहन बोली थी मैंने पढ़ाते समय, क्या नाम है उसका, स्तुत्व संधि। ये भी साथ चलेगी। कहती है कि भैया तुम बना लो विसर्ग को स, मैं तैयार बैठी हूँ उसको तालव्य श बनाने के लिए, स्तुत्व बोलती है। कहती है कि भैया तुम बना लो विसर्ग के स्थान पर स, मेरे साथ आएगा तो फिर मेरे जैसा बनना पड़ेगा, शुशु चुचू स्टू स्चू। तीसरी बात, अब इसके अलावा मान लीजिए और कोई कार्यक्रम हो तो हम देखेंगे आगे, उनको सीखेंगे। आगे आओ बाप। तीसरी जो आपकी कंडीशन है उसमें क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तीसरी कंडीशन के हिसाब से यदि हम आगे बढ़ें तो तीसरी कंडीशन में क्या है, तीसरी कंडीशन में कहते हैं कि यदि मान लीजिए आपका विसर्ग है और इस विसर्ग के स्थान पे आपने क्या बना लिया, स तो आपके आएंगे। अब इसके बाद में मतलब आपका मिल गया यहाँ पर क वर्ग का अक्षर, ये लो साहब क वर्ग और क वर्ग का कख दोनों अक्षर मिल गए। अब यदि आप विसर्ग को स बनाने वाले हो तो याद रखिएगा विसर्ग का स नहीं बनेगा। ऐसी कंडीशन में या तो विसर्ग का विसर्ग रहेगा या फिर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, अर्ध विसर्ग हो जाता है। ये भी एक नियम है। कहते हैं कि यदि वर्ग में पहला दूसरा जो आपका कख अक्षर है पहले वर्ग का, यदि वो पहले वर्ग का कख अक्षर हुआ तो फिर आप विसर्ग का विसर्ग या फिर अर्ध विसर्ग रखो। दादागिरी आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी एक नियम है। यानी ऐसी स्थिति में आपका जब देखेगा ना आगे विसर्ग और अर्ध विसर्ग कर दोगे तो अर्ध विसर्ग क और ख से पहले होगी, तो इसका मतलब इसको कौन सा वर्ण बना दिया आपने। अरे याद करो, वर्णमाला पढ़ाते समय मैंने आपसे कहा था कि जब क और ख से पहले आधा विसर्ग हो जाए तो फिर बताओ उसका नाम हो जाता है जिह्वा मूलीय। यानी क और ख के पर में रहने पर आगे विसर्ग के स्थान पर या तो विसर्ग ही रखो या फिर उसको अर्ध विसर्ग बना दो। जब अर्ध विसर्ग बनाओगे तो ये देखो ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे रहेगा, तो ये अपने आप में क्या बन गया, जिह्वा मूलीय वर्ण बन गया। और देखो चौथी जो कंडीशन है वो आपकी कंडीशन रहेगी कि साहब विसर्ग है, विसर्ग के प्लस के बाद में मिलेगा आपको प और फ। लेकिन इनमें भी एक खास बात है, ये दोनों समानता लिए हुए हैं, दोनों के दोनों लगभग एक जैसी बातें हैं कि यदि प और फ रहे तो फिर विसर्ग के स्थान पर आप स नहीं बनाओगे, या तो विसर्ग का विसर्ग रखो या फिर विसर्ग का अर्ध विसर्ग कर दो। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि जब इसका प और फ के आगे अर्ध विसर्ग रहेगा तो फिर इनका नाम ही बताओ क्या हो जाएगा, उपदमानीय वर्ण हो जाएगा। कौन से वर्ण हो जाएगा भाई, ये उपदमानीय वर्ण हो जाएगा। तो बोला कि फिर स का सर रहेगा कहाँ, तो ये देखिए भैया बेचारा पांचवी जो कंडीशन है जिसमें एक वर्ग का अक्षर रह गया, बोले देख लो कितने ले लिए, क वर्ग ले लिया मैंने, च वर्ग ले लिया मैंने, ट वर्ग ले लिया मैंने और प वर्ग ले लिया मैंने।
कौन बचा? तो भाई साहब केवल त वर्ग का अक्षर बचा आपके लिए, ये देखो ये त वर्ग। तब इस विसर्ग के स्थान पर बताइए फिर आप क्या कर दोगे? सा। और यहां पर कोई सामान्य कार्य नहीं रहेगा, विसर्ग के बाद में त रहेगा तो स्थ दिखेगा, और इस प्रकार से यहां देखोगे तो स्थ दिखेगा। अब मैं आपको वापस लिए चलता हूं, एक बार और सारांश रूप में क्या समझे कि देखो तालव्य श रहेगा तो तालव्य श बना दो विसर्ग का, च छ रहे दो तालव्य श बना दो, मूर्धन्य स रहे तो विसर्ग का मूर्धन्य श बना दो, ट ठ रहे तो मूर्धन्य श बना दो, क ख रहे तो अर्ध विसर्ग बना के जीवामूल्य कर दो, प प रहे तो अर्ध विसर्ग करके उपधमानीय कर दो, और त वर्ग रहे तो फिर विसर्ग का स बना लो और मस्त हो जाओ। यदि मैं ओवरऑल इन सारी चीज़ों को लिखूँ आपके सामने कि भैया विसर्ग के बाद वर्ग का पहला दूसरा, तो विसर्ग के बाद वर्ग का पहला दूसरा अक्षर यदि हम लिखना चाहें तो देखो देखिए कैसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहला जो वर्ग आता है आपका, उसका नाम क्या है भाई? क वर्ग। उसके दो अक्षर कौन है? क और ख। अब मुझे बताइए क और ख पर में हो, तब आप इस विसर्ग के स्थान पर क्या करोगे? या तो विसर्ग रखो या फिर आपका अर्ध विसर्ग कर दो, ऐसे। इसको हम बोलते हैं शास्त्र की भाषा में जिह्वामूल्य। क्या बोलते हैं भाई? जिह्वामूल्य। जिह्वामूल्य से मेरा तात्पर्य है कि संधि करते समय स्थिति ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। कैसे? पहले विसर्ग अर्ध विसर्ग में रहेगा, या फिर ख जो रहेगा आपका वो भी अर्ध विसर्ग में। अभी उदाहरणों से समझेंगे, नहीं भी समझ में आ रहा है तो आंखें गड़ाए रखो, क्या पता घुस जाए अपने आप ही आके। दूसरा जो वर्ग है आपका, उसमें बताइए अक्षर कौन कौन से आपके? ये देखिए विसर्ग। दूसरा जो वर्ग है उसका नाम है आपका च वर्ग। या तो च आएगा या फिर आपके पास में छ आएगा। जब इस स्थिति में आपके पास ये विसर्ग रहेगा, निश्चित रूप से आप पहले दूसरे में क्या करोगे? स। लेकिन वो स ऑटोमेटिक ही बताइए किस स में कन्वर्ट हो जाएगा? तालव्य शकार में। तालव्य शकार में परिवर्तन होने का मतलब है कि यहाँ पर एक विशेष काम और साथ चलेगा आपका, और उसका नाम है स्तुत्व संधि का कार्य। स तो आप करोगे करोगे, लेकिन साथ में एक संधि का काम और कौन सा चलेगा? स्तुत्व। स्तुत्व संधि होने का परिणाम ये है कि जब च मिलेगा तो उसके साथ में आपकी स्थिति ये हो जाएगी, जब छ मिलेगा तब उसकी स्थिति भी कैसी हो जाएगी? तालव्य शकार के साथ में छ, ऐसी हो जाएगी। तीसरा जब वर्ग आप देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कौन सा? वही विसर्ग। विसर्ग के बाद में तीसरा वर्ग कौन सा आएगा आपका? ट, या फिर होगा पहला दूसरा अक्षर ही चाहिए हमको, ठ। विसर्ग के स्थान पर यहां पर भी हम दंसकार विसर्जनीय से स कर दें, पहला दूसरा अक्षर है ना हमारा, लेकिन वो ऑटोमेटिक ही बताइए ट और ठ के साथ में ये रह सकता है कि मरे नहीं होगा। स्टू में देखा होगा श, ये मूर्धन्यादेश हो जाएगा इसको। बोला ये काम कहाँ कर दिया आपने? हम कहेंगे जी ये काम कर दिया हमने एक संधि में जिसका नाम है आगे स्तुत्व संधि। और स्तुत्व संधि होते ही फिर आपका देखो स्थिति हो जाएगी श के साथ में ष्ट, तो आपकी स्थिति वर्णों की ये हो जाएगी ष्ट। यदि ठ वर्ण रहेगा तो फिर वहां स्थिति हो जाएगी ष्ठ की। इसी प्रकार से मान लीजिए अगला वर्ग हो, अगले वर्ग से मेरा तात्पर्य कि या तो त होगा या फिर थ होगा त वर्ग का, और ऐसी स्थिति होने पर जो विसर्ग है उसके स्थान पर आप क्या करते हो? स। अब भाई साहब जब स के साथ में त रहता है तब तो आगे कोई विकार आदि काम होते नहीं है, ऐसा का ऐसा रह जाएगा। लीजिए साहब आगे कोई संधि कार्य प्राप्त नहीं है, इसलिए स के साथ त जुड़ेगा तो स्थ रह जाएगा, और दूसरा यदि कोई वर्ण आ गया तो फिर आप वहां क्या रख लोगे? स्थ रख लेंगे। इसके बाद में पंचम वर्ण को लेकर आओ, देखो पहले दूसरे अक्षर को। पंचम वर्ण का पहला दूसरा अक्षर आप लेकर आओगे तो कौन है? प और फ। इन दोनों वर्णों के स्थान पर हम करेंगे कौन सा? स करने वाले थे, मना कर दिया। सूत्र नियम है कुपवो कपौच, कहता है कि देखो हम दो बाद में रहे तो फिर विसर्ग का या तो विसर्ग रखो या फिर विसर्ग का अर्ध विसर्ग रखो। अब जब आप इसका अर्ध विसर्ग बना लेंगे तो फिर मुझे बताइए कौन सा कर देंगे आप? प और फ से पहले आधा विसर्ग हो तो फिर उसका नाम क्या दे देते हो आप? उपधमानीय वर्ण दे देते हो। ये देखिए फिर आपके उपधमानीय में स्थिति हो जाएगी कि प के आगे भी अर्ध विसर्ग ऐसे पढ़ा जाएगा और फ के आगे भी अर्ध विसर्ग ऐसे पढ़ा जाएगा, यानी इनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। तीनों सकार पर में हो तो भी विसर्ग संधि का कार्य होता है। तालव्य सकार भी हो सकता है, मूर्धन्य सकार भी हो सकता है, और दंत सकार भी हो सकता है। मैं इसको और सीधा करके आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि भैया यदि तीनों सकार पर में हो ना तो निश्चित रूप से सीधा याद करो आप तो कि विसर्ग के बाद में जैसा स हो वैसा ही विसर्ग को भी स बना दो। जैसे विसर्ग के बाद तालव्य श है ना तो विसर्ग तालव्य श बनेगी फाइनल। विसर्ग के बाद मूर्धन्य श है ना तो विसर्ग मूर्धन्य श बनेगी फाइनल। विसर्ग के बाद दंत स है तो विसर्ग का दंत स बनेगा फाइनल। क्यों बनेगा? उसका कारण है
कि जैसे आपने मान लो तीनों स पर में है, तो यहाँ पर भी एक नियम है, एक बार तो विसर्ग का विसर्ग भी रहता है और एक बार विसर्ग के स्थान पर आप क्या करोगे स, और वो स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा तालव्य श में, इस शुद्ध संधि हो जाएगी। जब यहाँ काम करोगे तो विसर्ग के स्थान पर एक बार विसर्ग रहता है, उसके बाद में एक बार करोगे इसको स, लेकिन आगे वही स्तुत्व संधि का कार्यक्रम हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। अब यहाँ करोगे आप एक बार विसर्ग का विसर्ग और एक बार करोगे स के साथ स होता है। तो तालव्य शकार के साथ योग हुआ, शुरुआत में बताया था मैंने आपको कि तालव्य शकार के साथ योग होगा, स बनेगा। तो फिर बताओ एक बार तो आपने कौन संधि का काम किया, यहाँ पर स्तुत्व संधि का काम किया। ये लो स्तुत्व का काम करेंगे, स्तुत्व में आपको क्या दिखाई देगा, तालव्य श के साथ तालव्य श दिखाई देगा। फिर एक बार जब आप ये देखेंगे तो यहाँ कौन संधि का काम होगा, मूर्धन्य शकार के साथ में ऐसा काम देखेंगे, तो यहाँ पर आपका ये स्थिति वाला हो जाएगा। यहाँ कोई संधि कार्य सामान्य नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आपको विसर्ग के साथ स के साथ में आगे ऐसा स होता है। और ये स्तुत्व संधि यदि आपने पढ़ी हो तो निश्चित रूप से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। क्या देखा आपने कि च के साथ में भी तालव्य श बन के रहेगा स, ट के साथ में मूर्धन्य श रहेगा, त के साथ में कोई संधि कार्य आगे नहीं होता, स रहता है। क में उज्वा मूल्य यानी आधा हो जाता है, पम उपदमानी यानी आधी विसर्ग हो जाती है। तीनों स पर में हो तो विसर्ग के स्थान पर एक बार विसर्ग रहता है और एक बार आगे जाकर के सामान्य नियम के अनुसार ये आपका अलग हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं साहब क्या करने वाले हैं। ठीक है, इस नियम में जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये आपका जो कार्यक्रम हो रहा है विसर्ग का, ये विसर्ग से क्या होता है कि जब विसर्ग को स बनाने जाते हो तो ये कार्य विकल्प से होता है। विकल्प से एक बार विसर्ग को विसर्ग ही रहता है ना, इसलिए संधि विच्छेद करेंगे वैसे रह जाएगा। और एक बार क्या होता है उसको स हो जाता है, और यही से आगे जाकर कभी तालव्य श हो जाता है, शंकर वाले के साथ रहेगा तो कभी मूर्धन्य रह जाएगा और कभी बेचारा अपना स का सही रह जाएगा। इस प्रकार से संधि कार्य होता है। अब इसको मैंने पढ़ाया कि भैया वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आ जाए तो ये 10 अक्षर तो पहले दूसरे हो गए, और तीनों से आ जाए तो ऐसा हो गया। थोड़ा बहुत भी यदि आप समझ रहे होंगे, पहले की संधियों को गंभीरता से आपने लिया होगा, तो तीनों स पर में हो तो ऐसा कैसा हो जाता है पहली बार, ये देखो। और यदि मान लो पहला दूसरा अक्षर है तो दो बदतमीज है, इनको बदतमीज बोलता हूँ मैं, जिह्वा मूल्य और पदमानी है। कैखा भी बदतमीज है, पैफा भी बदतमीज है। विसर्ग कहेगी मैं तो स बनूंगी, पहला दूसरा आ गया, ये कहेगा चुपचाप विसर्ग की विसर्ग बनी रहे वरना देख ले मैं आधा कर दूंगा। तो याद रखिएगा कि पाफा बदतमीज है, ये विसर्ग को विसर्ग रखेगा, आधा कर देगा। कैखा भी बदतमीज है, ये भी विसर्ग का विसर्ग रखेगा या फिर इस विसर्ग को आधा कर देगा। और इस स्थितियों में इनके वर्णों के नाम ही बदल जाते हैं। कैखा के आगे आधा विसर्ग रहे तो जिह्वा मूल्य हो जाता है, पैफा के आगे अर्ध विसर्ग रहे तो उपदमानीय हो जाता है। ठीक है, एक बार यहां तक लिखे, फिर अब उदाहरणों में हम विस्तार से इनको लेकर चलेंगे। क्या समझे हैं आप? तो लिखिए, सबसे पहले अपनी संधि का नाम है ऋत्व विसर्ग संधि। सबसे पहली जिस संधि का अभ्यास हम कर रहे हैं वो लिखिए आप, ऋत्व विसर्ग संधि। लिखिए ऋत्व विसर्ग संधि, सॉरी माफी चाहता हूं, सत्व पढ़ रहे थे हम। चलिए, सबसे पहला जो अपनी संधि का कार्य है सत्व का, वो लिखिए आप, सत्व विसर्ग संधि। सूत्र क्या लिखे हम? विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह। क्या करने वाले उसमें? विसर्ग के स्थान पर स, तो लिख ले छोटा सा, विसर्ग के स्थान पर स। लिखो नियम, संधि का नियम क्या है, जो सूत्र का अर्थ भी ले लेंगे हम। संधि का नियम लिखिए, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या श श स वर्ण हो, या स श स वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, दंत स।
तो विसर्ग के स्थान पर दंत स हो जाता है। कौन सा स हो जाएगा? दंत स, जिसको आप बड़े प्यार से सांप वाला स बोलते हो ना, वो हो जाता है। शॉर्टकट में लिखें विसर्ग प्लस 1 2 स स स, जिनको हम सूत्रों की भाषा में, प्रत्याहार की भाषा में खर बोलते हैं। विसर्ग प्लस 1 2 स श स, तो विसर्ग को क्या बना रहे हो आप? स। लिखिए अब थोड़ा विशेष डाल के, नोट डाल के लिखिए नीचे विशेष। विशेष कुछ चीजों का ध्यान भी रखना हमको साथ के साथ। लिखिए यदि विसर्ग के बाद तालव्य श या च छ वर्ण हो, यदि विसर्ग के बाद तालव्य श या च छ वर्ण हो, च छ वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर होने वाले दंत्य स को, तो विसर्ग के स्थान पर होने वाले दंत्य स को तालव्य श आदेश हो जाता है। तालव्य श आदेश हो जाता है। इष्टुत्व संधि का अर्थात इष्टुत्व संधि का कार्य हो जाता है। अर्थात इष्टुत्व संधि का कार्य हो जाता है। ठीक है, शॉर्टकट में लिखिए विसर्ग का स होगा ना, तालव्य श हो जाएगा जब स या च छ आ गया तो इष्टुत्व संधि में। तो लिखिए विसर्ग का स होगा, उसको तालव्य होगा स या च छ वर्ण पर में हो तो। ठीक है, लिखिए नंबर 2, यदि स करने के बाद मूर्धन्य श या टाठ वर्ण पर में हो, मूर्धन्य स या टाठ वर्ण पर में हो, तो दंत्य स को मूर्धन्य श हो जाता है। तो इष्टुत्व संधि में ऐसा कर लो, तो इष्टुत्व संधि में दंत्य स को मूर्धन्य श हो जाता है। क्या हो जाता है? मूर्धन्य श हो जाता है। मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे शॉर्टकट में लिखें आप, श को श कर देंगे यदि श और टाठा रहेगा तो। यह इष्टुत्व का कार्य है विसर्ग संधि में। श को मूर्धन्य श कब? जब श और टाठा पर में हो।
नंबर 3, देखिए विसर्ग के बाद क ख, विसर्ग के बाद क ख या पाफा वर्ण होने पर क ख या पाफा वर्ण होने पर विसर्ग को विसर्ग या विसर्ग को विसर्ग या अर्ध विसर्ग हो जाता है। विसर्ग को विसर्ग या अर्ध विसर्ग हो जाता है, जिन्हें क्रमशः जिह्वामूलीय और उपध्मानीय वर्ण कहते हैं। जिह्वामूलीय और उपध्मानीय वर्ण कहते हैं। अब संक्षेप में हम क्या समझे हैं तो उन सबको एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। बनाइए आप इसको। लिखिएगा इसको। पहला है जिह्वामूलीय या विसर्ग रहेगा, तो आप इस तरह से लिखो। पहले क ख च छ च छ, आगे विसर्ग विसर्ग विसर्ग, पांचों वर्गों के दो दो अक्षर हो गए, स हो गए। लिखने का तरीका बता रहा हूँ। फिर इनके परमेय होने पर विसर्ग का विसर्ग आधा विसर्ग, च छ हो तो विसर्ग स हो जाएगा, ट हो तो विसर्ग का स हो जाएगा, त थ के परमेय रहने पर स रहता है, प फ के रहे तो विसर्ग का विसर्ग आधा विसर्ग, तालव्य श रहेगा तो स बना करके एक बार विसर्ग भी रहेगा, ध्यान रहे, फिर स बना के श कर दो, ये रहे तो ये कर दो, ये रहे तो ये कर दो। अब क्या क्या काम साथ हो रहे हैं वो मैंने थोड़े से लिख दिए यहाँ। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा, और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रेट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।